बता दें राम कंडवाल एकमात्र नाम नहीं, एक बड़ा चेहरा बन चुका है जिन्हें कोटद्वार से निकल के पूरे उत्तराखंड में युवाओं की आवाज़ बनने का कार्य किया। ये उत्तराखंड बनने के बाद का सबसे बड़ा ये आंदोलन था, लेकिन रितु खंडूड़ी जी की जुबान पर एक शब्द, अगर आपने देखा होगा पेपर लीक का, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। युवाओं को उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप जो है संयम बरतें, आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आश्वासन भी नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं। हो सकता था कि जो जिसने पेपर हम पे दिया वो पुलिस को भी दे सकता था पेपर कि ये देखिए पेपर बाहर आ गया, लेकिन अगर वो पुलिस को देता तो आप 100% मान लीजिए कि वो पेपर कोई हमें पता भी नहीं चलता। ये घटना मतलब भारी नहीं आती, ये घटना भारी नहीं आती। और दोस्तों मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी, और आपको बता दें आप सभी दिख रहे हैं टीवी 24 आवर। आपको बताएं जिस प्रकार से उत्तराखंड में बीते समय में आंदोलन हुआ, और आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री को स्वयं आकर युवाओं की मांगों को पूरा करना पड़ गया और आंदोलन की आवाज़ बना कौन? उत्तराखंड के जो कोटद्वार का छोटा सा शहर है वहाँ से निकला हुआ एक युवा, एक ऐसा युवा जिसने उत्तराखंड के पूरे युवाओं की आवाज़ बना, जिसकी आवाज़ों को दिखाने का काम पूरी नेशनल मीडिया ने किया। ना सिर्फ ये आंदोलन उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन था, बल्कि इसे BBC जैसे बड़े चैनल, ललन टॉप जैसे बड़ी नेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। और आज हमारे बीच वही युवा है जिन्होंने सबकी आवाज़ उठाई थी। नाम है राम कंडवाल। अब आपको बता दें राम कंडवाल एकमात्र नाम नहीं, एक बड़ा चेहरा बन चुका है जिन्हें कोटद्वार से निकल के पूरे उत्तराखंड में युवाओं की आवाज़ बनने का कार्य किया। पहले राम कंडवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोटद्वार शहर में एक बार फिर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कंडवाल जी ये बताइए जिस प्रकार से आपकी ये आवाज़ ना सिर्फ सेंटर जो आपके छोटे मीडिया चैनल होते हैं बल्कि पूरे नेशनल मीडिया ने किस बार कवर किया, इससे पहले भी जन आंदोलन हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार का पटवारी पेपर लीक के बाद ये जन आंदोलन हुआ, लगता है कि लगभग पूरे अगर पिछले हम आंदोलनों की बात करें, ये आंदोलन हमें महसूस होता है कि उत्तराखंड बनाने में जिस प्रकार के आंदोलन हमें देखने को मिले थे उसी प्रकार का आंदोलन सड़कों पर युवा था। और सड़कों पर युवा सोया भी, ना सिर्फ सोया बल्कि लड़कर भी दिखाया। तो कितना बड़ा ये जन आंदोलन था और कितना इम्पैक्ट इस जन आंदोलन का उत्तराखंड में पड़ने वाला है? देखिए चैलेंज था, काफ़ी बड़ा ये चैलेंज था हम सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बना था और पूरे प्रदेश के युवा जो हमारी तरफ नज़रें गार्ड कर रखे थे कि इस बार ये कुछ ना कुछ जो है CBI जांच वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें करवा देंगे। तो हमने भी वही ठाना था। हमने पहले दिन जब हमने आह्वान किया तो पहले दिन लगभग जो है वहाँ पर 5000 युवा जो है परेड ग्राउंड में एकत्रित हो गए और हम लोगों को उन्होंने साथ दिया। तो सबको ये लगा था कि पहले दिन ही ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और मांगें इनकी पूरी नहीं होंगी, लेकिन हमने भी अपनी जो टीम है उसके साथ अपने ऐसी रणनीति बनाई कि सब हैरान हो गए। आपने देखा होगा कि लगभग 8 दिन उसी भीड़ के साथ जो है वहाँ पर प्रदर्शन हुए और बीच बीच में हम क्या कर रहे थे कि हम पूरे प्रदेश भर में आह्वान कर रहे थे कि आप घरों से निकलिए और आप अपने अपने ज़िलों में जहाँ हैं, जिस जगह हैं वहाँ पर आप जाम लगा दीजिए, या फिर अगर उतरना है तो सड़कों पर उतरिए, रैलियाँ करिए, प्रदर्शन करिए, जो करना है कीजिए, क्योंकि सत्ता इस बार झुकनी ज़रूरी थी। क्योंकि इस प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि युवाओं के साथ अन्याय किस प्रकार से लगातार हो रहा था। इस प्रदेश में आप देखेंगे नकल से युवा परेशान था, पेपर लीक से युवा परेशान था, और ख़ासकर जो पहाड़ हैं, पहाड़ से जो बच्चे देहरादून पढ़ने आते हैं, फिर पहाड़ से जो बच्चे कोटद्वार पढ़ने आते हैं, या फिर अन्य जगह जो मैदानी इलाके वहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ पर उनका परिवार जो उनको अपने बच्चों को 5 से 7 हज़ार रुपये भेजता है और वो इस उम्मीद से भेजता है कि अगली जो परीक्षा आएगी उसमें मेरा जो बच्चा होगा, मेरा जो बेटा होगा, बेटी होगी, वो जो इस परीक्षा को निकाल देंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप परीक्षा के अंदर जाते हो, परीक्षा कक्ष में जाते हो और उसी वक्त जो है पेपर लीक हो जाता है। 11:35 पर खुद उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने स्वयं हमने ये दिखाया था कि ये पेपर लीक हो चुका है। तो इससे न सिर्फ युवाओं का भरोसा जो है सरकार पर टूटा, बल्कि उनके जो अभिभावक हैं इस प्रदेश में उन सब का भी ये भरोसा टूटा है। तो इसको लेकर ये जो आंदोलन था ये उत्तराखंड बनने के बाद का सबसे बड़ा ये आंदोलन था। और इस आंदोलन के हम तो बहुत एक तरह से खुद को खुद नसीब समझते हैं कि उसके नेतृत्वकर्ता खुद हम थे। तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि राज्य गठन के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन हो। और इस कोटद्वार से निकला एक साथी, और हमारे खुद कोटद्वार के भी काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे और सपोर्ट कर रहे थे, और पूरे प्रदेश भर से वहाँ पर लोग आ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें सही रही। एक सवाल आपसे बड़ा रखना चाहूँगा, जिस प्रकार सबको पता है कि 35 मिनट के अंदर जो पेपर लीक हो गया था, मात्र 35 मिनट के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि 11:35 जैसे कि आपने भी बताया कि लीक हो गया था। क्या कारण है कि कोटद्वार से निकले एक लड़के को तो पता लग गया कि ये पेपर लीक हो गया है, लेकिन जितनी बड़ी सरकार है, जो हमारी भाजपा सरकार है, उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार को क्यों नहीं पता लगा कि पेपर लीक हुआ है? और उसके बाद भी पेपर लीक होने के बाद भी आयोग लंबे टाइम तक यही कहता रहा कि पेपर लीक नहीं, मात्र 3 पन्ने हैं। और कुछ मंत्रियों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पेपर लीक हुआ है लेकिन आंसर
अंदर नहीं, मतलब बीतू के बयान भी कुछ हमें सुनने को मिले थे इस आंदोलन के दौरान। देखिए, पेपर लीक तो 21 तारीख को हुआ, लेकिन 20 तारीख को जो हमने खुद एक तरह से जो इसमें पकड़ा गया, जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि एक परीक्षार्थी की और एक जो गॉर्ड है वहाँ पर, तो उन दोनों की जो कॉल रिकॉर्डिंग की थी वो हमने की थी। हमने देहरादून के ऑफिस गए और वहाँ पर हमने जो है दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग करवाई और हमने परीक्षार्थी को लगभग 2 दिन की ट्रेनिंग दी कि आपने कैसे बोलना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर। तब जाके ये बड़ा खुलासा हुआ और तब जाके जो गॉर्ड था और उस गॉर्ड का साथी हाकम सिंह था। हाकम सिंह वही है जो 2022 में भी भर्ती घोटाले का आरोपी रहा है और इस बार भी उसको पकड़वाने का काम किया, वो हमने किया। तो लेकिन बार बार बस सबसे बड़ी बात ये होती कि आप बार बार उत्तराखंड बेरोजगार संघी क्यों सबूत देगा, बार बार उत्तराखंड बेरोजगार संघी क्यों जो है, यही सवाल मेरा है कि उत्तराखंड सरकार ऐसा खुद क्यों नहीं करती है। तो वही चीज़ है, वही इस बार मुझे लगता है उनको जरूर अक्ल आई होगी कि कभी भी कोई परीक्षा होती है तो उससे 1 महीने पहले सब चीज़ें जो है हमें धरपकड़ करनी शुरू कर देनी है। बेरोजगार संघ ने ये काम किया। खुद मैं स्वयं जो है 3 दिन मैं वहाँ रहा, लक्सर में रहा, रिक्शे में सोया है, खुद हम जो है रिक्शे में सोया, हमने सारे सबूत इकट्ठा किए। हो सकता था कि जो जिसने पेपर हम पे दिया वो पुलिस को भी दे सकता था पेपर कि ये देखिए पेपर बाहर आ गया, लेकिन अगर वो पुलिस को देता तो आप 100% मान लीजिए कि वो पेपर कोई हमें पता भी नहीं चलता। ये घटना मतलब भारी नहीं आती, ये घटना भारी नहीं आती। और ये भी हो सकता था कि वो लड़की देती ही नहीं, ना वो पुलिस को वो पेपर देती, ना वो हमें वो पेपर देती, तब तो फिर कभी नहीं होता ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें फिर आगे चलती रहती। तो बेरोजगार संघ पर ऐसे युवाओं का भरोसा है, बेरोजगार संघ पर उन युवाओं का भरोसा है कि वो चाहते हैं कि हम इनको दें और इनका काम फिर पोल खोलना है, इस प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करना है, जो हमने किया। जिस प्रकार से आपका ये जन आंदोलन काफ़ी दिनों तक चला, काफ़ी दिन चलने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री को अब की बार आना पड़ गया, मुख्यमंत्री स्वयं से झुके हैं। ऐसा शायद बहुत कम आंदोलनों में होता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं से आना पड़ रहा है। तो कितना ज़रूरी है कि इस प्रकार के आंदोलन होते रहे? और मुख्यमंत्री जब आपके पास आए तो क्या कुछ मांगे आपने मुख्यमंत्री के आगे रखी कि इन जिन्हें पूरा करना चाहिए? देखिए, वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो हमें पता था कि इस प्रदेश में हमने 2022 में सबसे बड़ी भीड़ एक दिन में करके दिखाई थी। लगभग जो है 22 से 25 हज़ार युवा जो है गांधी पार्क में हमने बुलाए थे और उसी दिन रातों रात जो है ये नकल रोधी कानून भी बनाया गया था और हमको जेल भेज दिया गया था। हम 7 दिन सिद्धूवाला जेल में थे देहरादून की। लेकिन फिर जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस युवा का मन फिर से हो गया कि यार ये क्या चल रहा है इस प्रदेश में। तो जब दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो इस बार जो भीड़ आई उस भीड़ ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आप देखेंगे तो टोटल 7 दिन में लगभग 35,000 युवा परेड ग्राउंड पहुंचा। 1 लाख युवा पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरा। तो पूरी नेशनल मीडिया जो थी सबने पूरी नेशनल मीडिया, हर नेशनल मीडिया ने ये चलाया। ऐसा कोई नेशनल मीडिया नहीं था जिसने ये चीज़ें, ये आंदोलन कवर करने नहीं पहुंचे थे। BBC हिंदी, आपको बता दें BBC हिंदी एक बहुत बड़ा न्यूज जो चैनल है उसका है। बिल्कुल, BBC हिंदी ने दिखाया, जिसको देश नहीं दुनिया में जाना जाता है BBC। तो BBC ने भी लगातार कवरेज किया, हर दिन उसने कवरेज किया और बहुत अच्छा लगा कि युवाओं की पीड़ा को, युवाओं की सारी चीज़ों को जो है BBC ने भी दिखाया और सबने दिखाया। ऐसा नहीं आज तक हो, ABP न्यूज़ हो, ANI हो, हर कोई जो है लगा था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि षड्यंत्र भी काफ़ी रचे गए इस आंदोलन के दौरान। आपने देखा होगा, कभी हमें कहा जाता था आप हिंदू विरोधी हैं, कभी आप कहा जाता था कि आप देवताओं के विरोधी हैं, मतलब, लेकिन वही चीज़ थी कि प्रदेश का युवा फिर भी एकजुट रहा। ये एक ऐसा आंदोलन रहा जहाँ पर ना तो एक पत्थर चला, ना एक हल्की सी लाठी पड़ी, ना किसी को गालियाँ, किसी युवा ने किसी को गाली दी, ना कुछ हुआ। एकदम संयम से ये आंदोलन चला। और ये जो संयम था, ये देहरादून के SSP ने भी बोला कि मैंने आज तक अपनी नौकरी में कई आंदोलन देखे, लेकिन इतना संयम आंदोलन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद कहा कि ऐसा आंदोलन हमने कभी नहीं देखा, एकदम संयम जो आंदोलन रहा हो। तो हमें पता चल गया था, 5 दिन के बाद हमें ये पता चल गया था कि हमारा आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन को कभी कोई तोड़ नहीं सकता, कितनी भी ताकतें आए, कितने भी षड्यंत्र रचे जाएं, इस आंदोलन को कोई नहीं तोड़ सकता है। आपने ये भी देखा होगा, अब जब ये हिंदू और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे थे तो हम तो भाई उत्तराखंडी है, हमारे तो हर आसपास में मंदिर हैं, यहाँ नागराजा, नरसिंह सब पूजे जाते हैं। तो इनका ये जो स्ट्रोक था वो फेल हुआ। इसलिए फेल हुआ क्योंकि युवाओं को पता था कि ये देवभूमि है, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं चली। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश में अगर युवाओं की एकता है, अगर एकजुटता है, तो कुछ भी किया जा सकता है। एक सवाल आपसे रखना, जिस प्रकार से कुछ बच्चों को स्कूल की ड्रेस पहना करके पहुंचाया गया था आंदोलन के लिए, मतलब कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र वाली तो बू आ रही थी, तो क्या कुछ वो कांड था?
देखिए, होता क्या है कि जब हमारे आंदोलन के लगभग तीसरा या चौथा दिन रहा होगा परेड ग्राउंड में, तो एक लक्सर से, हरिद्वार के लक्सर से 7 से 8 बसें जो है देहरादून के धरना स्थल पर आती हैं और वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं कि ये परीक्षा जो है बिल्कुल सही हुई है, इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, और पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, इसी का रिजल्ट आप निकालिए। और उसके बाद जब हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई नारे लगा रहा है धरना स्थल पर, फिर हम अपनी एक टीम भेजते हैं वहाँ पे, फिर वो दौड़ते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है, उस बस को उनको हरिद्वार से लेके आ रही है सिक्योरिटी में और फिर देहरादून से सिक्योरिटी में लेके जा रही है। तो हमें और शक हुआ, फिर हमने अपनी टीम को ऋषिकेश वहाँ पर बोला नेपाली फार्म में कि वहाँ पर उनको रोकिए, तो हमारी टीम ने उनको रोका बच्चों को, और बच्चे हैरान रह गए थे। बच्चे ये कह रहे थे कि इन्होंने जो है हमें ज़बरदस्ती लक्सर से उठाया, ये बोलकर उठाया कि मुख्यमंत्री जी का ये आपकी एक प्रतियोगिता होने वाली सारी बच्चों की, और उसमें मुख्यमंत्री जी आपको जो है सम्मान देंगे, आपको जो है ये वो पुरस्कृत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये बोल के उनको लाया गया और वहाँ पर दूसरी घटना उनसे करवाई गई। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता था कि इस परीक्षा में ज़रूर ऐसा कुछ तो हुआ है कि सरकार को जो है षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। सबसे दुख ये लगा कि कोटद्वार का एक युवा वहाँ पर एक इतने बड़े पूरे प्रदेश के आंदोलन को लीड कर रहा है और पूरे प्रदेश में किसी ने भी कहीं पर भी रोका नहीं, चाहे वो विधायक हो कोई भी हो, उन्होंने जो है युवाओं को रोका नहीं, उन्होंने कहा आप जाइए तो जाए। लेकिन हमारे कोटद्वार में अगर आप देखेंगे तो जिस दिन मुझे ये सूचना मिली कि कोटद्वार में भी एक रैली आयोजित की जा रही है, हमने देहरादून से अपने एक प्रमोद काला जी को यहाँ पर भेजा, और लेकिन मैं ये हैरान रह गया कि यहाँ पर जो है परमिशन ही नहीं दी गई। यहाँ पर ये लिखा गया कि भाई रामलीला चल रही है और रामलीला के चलते जो आपको परमिशन नहीं दी जाती है। अब आप बड़ी अजीब सी बात नहीं लगी आपको, रामलीला रात में हो रही है? वही मैंने सोचा कि भाई इतना खौफ है कि रामलीला तो होती है रात में, लेकिन रैली हो रही है सुबह 11 बजे, तो भाई पुलिस फोर्स को आप कहाँ लगा रहे हो फिर? मतलब रात में आप जो है रात की तैयारी कर रहे थे पहले से, सारे वहाँ पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए थे रामलीला देखने के लिए सुबह 11 बजे से। तो ये डर है मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या जो अगर मान लीजिए रितु खंडूड़ी जी ने और उनका ही अगर आप मुझे लगता है कि जो परमिशन है मुझे लगता है वहीं से रोकी गई होगी, और 100% ये भी हो सकता। अब ये आप देखिए कि रितु खंडूड़ी जी क्या युवाओं की विधायक नहीं है? सही बात है। आपके कोटद्वार के लड़कों ने क्या परीक्षा नहीं दी थी? उन युवाओं के अभिभावकों में क्या बीत रही होगी? आप इस कोटद्वार की विधायक हैं, आप सिर्फ पर्टिकुलर किसी महिलाओं या फिर इनकी विधायक नहीं है, आप युवाओं के भी विधायक हैं, आप उनके अभिभावकों के भी विधायक हैं, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो है यहाँ पर बढ़ चढ़कर आपको बोलना चाहिए था। लेकिन रितु खंडूड़ी जी की जुबान पर एक शब्द अगर आपने देखा होगा पेपर लीक का, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। युवाओं को उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप जो है संयम बरतें, आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आश्वासन भी नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं, और उल्टा जो है रैलियाँ यहाँ पर रोकी जा रही हैं। तो ये नहीं चलेगा। क्या इस कोटद्वार ने जो विधायक है रितु खंडूड़ी वो इसलिए चुनी थी, इसलिए चुना था उनको कि वो युवाओं की जो है अगर युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य अधर में लटक रहा है, तो जो है रितु खंडूड़ी जी उनको जो है रोकेंगी। मतलब आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि विधायक आवाज़ की दबाने की कोशिश कर रही थी। देखिए साफ वही लगा ना, प्रशासन अगर यहाँ कोटद्वार का जो प्रशासन है वो किसके अंडर है? वो एक विधायक के अंडर होता है, और विधायक का कर्तव्य है कि अगर मेरे युवाओं को या फिर मेरी महिलाओं को या फिर मेरे किसी भी को भी, चाहे पूर्व फौजी यहाँ पर हो कोई भी हो, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी होती है, थाने में भी अगर रिपोर्ट जाती है तो विधायक इसमें नज़र रहती है, सारी चीज़ें नज़र रहती है। रितु खंडूड़ी थी तो उत्तराखंड में ना, मान लीजिए अगर कोटद्वार में नहीं तो उत्तराखंड में तो थी, उनको तो पता होना चाहिए था कि आपके इलाके में एक रैली आयोजित हो रही है इसकी, तो फिर भी आपने जो है उसकी परमिशन नहीं दी। और देखना आने वाले दिनों में इनके बड़े बड़े पोस्टर नजर आएंगे कोटद्वार में रितु खंडूड़ी जी के कि हम CBI ला गए युवाओं के संघर्ष के बाद, और कोटद्वार में आपने रैली नहीं होने दी। तो बड़ा दुखद है। इसमें कोटद्वार वासियों को भी सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीरता से युवाओं को सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।